नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ी रैली हुई और बड़ी भीड़ जुटाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही। पिछले कई सालों में कांग्रेस ने इतनी बड़ी रैली कभी नहीं की। अलग-अलग रैलियां हुई, गठबंधन की रैलियां हुई और इंडिया गठबंधन की भी रैलियां हुई, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी रैली कि गेट तक बंद करने पड़ गए, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, ऐसी रैली कभी देखने को नहीं मिली थी। और कल ये रैली हुई और राहुल गांधी की रैली के बाद बीजेपी जो है वो पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा ढूंढ लाई है और उस मुद्दे पर संसद को आज ठप कर दिया गया। प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की रैली का जिक्र किया गया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जेपी नड्डा ने, मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसा बवाल काटा कि स्पीकर साहब को अपनी कुर्सी छोड़ करके सदन स्थगित करके जाना पड़ा। तो अपमान ढूंढने में माहिर बीजेपी ने जिस मुद्दे को आधार बनाया उसकी हकीकत क्या है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, जिसे लेकर देश के दिग्गज मंत्रियों ने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है मानो राहुल गांधी ने कोई बड़ा कांड कर दिया हो। जबकि इस रैली के पीछे की क्या सच्चाई थी, इस रैली में क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस प्रकार से आज संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला, चाहे वो किरण रिजिजू हो लोकसभा में, चाहे वो जेपी नड्डा हो राज्यसभा में, उन्होंने किस प्रकार से बवाल काटा, किस मुद्दे को लेकर, कौन से वीडियो को लेकर के, वो सब आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिस प्रकार की रैली कांग्रेस करने में कामयाब रही, जिस प्रकार की भव्य रैली हुई, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद थे, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिला? सबसे पहले उस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। जय संविधान। देखिए निधि, पहले तो मैं ये कहूं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2025 में 2075 देख लिया। 2075 में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मोनिरबा से एमबीए कर रहा था और मेरा युवा काल था, एमबीए कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन। और मेरा जीवन पूरा सामने पड़ा हुआ था, लेकिन इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। हम लोग बहुत ज्यादा व्यथित थे, क्योंकि मैं बचपन से लोकतंत्र और संविधान का बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र का भक्त हूं। तो मैंने जयप्रकाश के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, इंदिरा जी का विरोध किया था, गांव गांव हम गए थे और हमने निर्विकार रूप से काम किया था। उसके बाद 76 में मेरी नौकरी लग गई भोपाल के अंदर श्री राम केमिकल एंड इंडस्ट्रीज में, सेल्स डिपार्टमेंट पे। और मोरारजी भाई की एक मीटिंग हुई थी भोपाल के अंदर और मैं भी उसमें गया, लाखों की भीड़ थी। और वहां पे जो जनता पार्टी के लोग थे चादर बिछाते थे और हम लोग अपने जेब के सारे नोट उसमें डाल देते थे, इतना उत्साह था। जो आपने कहा ये रामलीला ग्राउंड के अंदर की मीटिंग का, ये वास्तविकता में कांग्रेस ने आयोजित ही नहीं की थी। मैंने वहां पे जो देखा, अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे दिल के अंदर मैंने देखा कि वही सन 75 2025 में आ गया। जितने लोगों से मेरी बात हुई, टीवी डिबेट में आते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे पहचानते थे, मेरे पास आए, उन्होंने बात की और सबने कहा साहब अपने पैसे से आए, गरीब से गरीब आदमी, सबने कहा अपने पैसे से आए, हमें किसी से कहीं कोई एड नहीं मिली है, 1 रुपया नहीं मिला। सुबह से मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि साहब हम लोग जो है अपनी जेब से पेट काट के गए थे, अपना पैसा खर्च करके गए थे और अपने आप टिकट लेके गए थे। अच्छा, वहां पे जो मैंने देखा, भाई देखिए हम लोग, मेरी उम्र जो है अब 73 साल की है, पत्नी भी बुजुर्ग है। अच्छा, हमें लगा कि भाई राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन तो हमें करना चाहिए। तो हम लोग, अच्छा मैं टीचर हूं तो मैं क्लास में हमेशा टाइम से पहले पहुंचा करता था। तो मैं वहां, हम लोग 11 बजे पहुंच गए। अच्छा, वहां पे बैठने की जगह मिल गई, 10वीं रो में जगह मिल गई, हम बुढ़े बुढ़िया बैठ गए वहां जाके। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि 3 घंटे तो बैठे रहे, तब तक राहुल गांधी और प्रियंका नहीं आई थी वहां पे। करीब 2 बजे हमने देखा इतने रेले पे रेले, क्योंकि तब तक बसें आनी शुरू हो गई थी हरियाणा पंजाब की, और इतने रेले आने शुरू हुए, मुझे ऐसा लगा मेरी पत्नी ने कहा भैया हम कुचल जाएंगे, मर जाएंगे, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, निकल चलो वरना हम मारे जाएंगे। अच्छा, मरने की चिंता नहीं थी, लेकिन ये था कि भैया कुचल जाके क्यों मरे, देश के लिए प्राण दें, ऐसे कुचल के मरने से क्या फायदा। हम लोग 2 बजे, हमने 3-4 पंजाबी लड़के थे, उनसे कहा कि भैया हमें बाहर निकाल दो वरना हम निकल लेंगे। उन्होंने रास्ता दिया और हमें बाहर किसी तरह से निकाला। और बाहर भी अपार जनसमूह, और ये कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के पास आज की तारीख में फंड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कहीं आसपास नहीं है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट फंड करके भेज दे, लोग अपने पैसे से गए थे। जो मैंने देखा, जिस प्रकार का उत्साह मैंने देखा, वो जयप्रकाश के आंदोलन से कई गुना ज्यादा था। और ये एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के जो कांग्रेसी थे वो जागृत हो गए थे। और जो मैंने उत्साह वहां पे देखा,
और उसके बाद जो प्रवाह था लोगों का, एक बार मैं वृंदावन चला गया, एकादशी का दिन था, गलती से हम फंस गए भीड़ के अंदर, ऐसा प्रवाह, ऐसा भीड़। पत्नी ने कहा भैया यहाँ नहीं, ये बात है 4-5 साल पहले की, हम लोग वापस लौट आए, हमने दर्शन भी नहीं किए। हमने कहा भैया जीवित रहेंगे तब तो दर्शन करेंगे। तो वही स्थिति यहां बन गई थी, इतनी भीड़, अपार भीड़ चारों तरफ, इसके बावजूद कि व्यवधान पैदा किया गया था। इसका मतलब यह है मेरा देश जिंदा है, और मेरा देश जो भारत माता है वो इतनी सशक्त भारत माता है, और जिस भारत माता को देखने के लिए मैं तरस रहा था वो कल मैंने भारत देखा। आंध्र प्रदेश के लोग थे, तेलंगाना के लोग थे, असम के लोग थे, मणिपुर के लोग थे, पंजाब के लोग थे, पूरा देश का कोना कोना, और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हिंदुस्तान आके रामलीला ग्राउंड में बैठ गया है। मुझे बड़ा अपार खुशी हुआ, जैसे अब तो केवल गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखता है, चारों तरफ गुजरात लॉबी दिखती है, वहां मैंने रामलीला ग्राउंड में पूरा भारतवर्ष देखा। तो मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसे कांग्रेस प्रायोजित मत कहिए। देखिए, चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं, मोदी जी नहीं लड़ते हैं, प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं, चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता। और जो कार्यकर्ता के अंदर लगन देखी, और मैंने कार्यकर्ता को जागते हुए देखा और अपने देश को बचाने की जो ललक देखी, उससे बड़ा आनंद आया। जान बचा के हम लोग वहां से निकले, क्योंकि बड़े डिसिप्लिन लोग थे, किसी ने बड़ा हमारा सहयोग किया, पूरी इज्जत दी। लेकिन हमारा निकलना इसलिए उचित था कि भाई जब भीड़ होती है ना, जब चलती है, रेला चलता है, कोई गिर जाता है तो उठाने का नहीं, पीछे वाले धक्का देके आगे वाले को कुचल देते हैं। तो इसलिए हमने कहा जान बचानी, हम कॉफी हाउस गए कनॉट प्लेस में, वहां जाके कॉफी पी, सांस ली और फिर घर वापस आ गए। बिल्कुल सर, कांग्रेस की ये जो रैली थी वो तो काफी सफल रही, और लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस की रैली के बाद ये जो सारी चीजें हुई और आज संसद में जो कुछ हुआ, कांग्रेस की जो वोट शो रैली हुई, उसमें पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, उनकी जरा सुनवाते हैं। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा, और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। तो सर, आपने सुना किरण रिजिजू को, और जिस प्रकार से आपने देखा स्पीकर की भूमिका इसमें कैसी थी कि वैसे तो स्पीकर साहब कहते हैं कि जो भी राजनीति करनी है, जो भी बात करनी है, प्रश्नकाल के बाद करना। स्पीकर साहब का अक्सर ये कहना होता है, लेकिन यहाँ तो प्रश्नकाल की शुरुआत हो रही है और मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू बोलते रहते हैं और स्पीकर साहब सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। इसके बाद राज्यसभा में क्या होता है वो वीडियो भी दिखाते हैं। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें
उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। तो सर, आपने दोनों ही सदनों का माहौल देखा और जो किरण रिजिजू, आपने सुना कि वो बात कर रहे थे कि उदाहरण दिया कि हमारे एक सांसद ने इस साल में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, तो प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगने को कहा था। तो किरण रिजिजू को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के किस नेता ने ये नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या मंच से नारा लगाया गया? उस नेता का नाम बताना चाहिए। किसी सांसद ने अगर ऐसा बोला होता तब भी ये बात समझ में आती। मतलब नाम नहीं पता है, किसी नेता ने बोला नहीं, लेकिन मुद्दा बना दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी यही हुआ। और क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी बार बार बनाती है? अगर किसी सांसद ने बोला होता तो बिल्कुल वाजिब था, संसद में उस सांसद पर कार्रवाई होती, बीजेपी का सवाल बनाना जो है उठाना भी बनता था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो। लेकिन इस तरीके की जो ये इसको लेकर के बवाल मचाया जा रहा है, ये कितना वाजिब है? देखिए निधि, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, किरण रिजिजू साहब जिनको मोदी जी ने संसदीय कार्य मंत्री बनाया है, जो फ्रंट रो में बैठते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गौमांस खाते हैं? अगर ये गौमांस खाते हैं और इस बात से ये गर्व से कहते हैं हम गौमांस खाएंगे और अपने प्रदेश के अंदर गौमांस ताजा बंटवाएंगे, क्या मेरी भावना को ठेस नहीं पहुंचती? क्या किरण रिजिजू साहब को और मोदी जी को मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए एक सनातनी से कि आप गौमांस क्यों खाते हैं, मेरी माता को क्यों खाते हैं? हम तो गौ को अपनी मां मानते हैं। मेरी भावनाओं की इनको कोई चिंता नहीं है। मोदी जी ने इनको संसदीय कार्य मंत्री क्यों बनाया? मोदी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देश के हर सनातनी से गौ हत्या करने वाले को और गौमांस खाने वाले को आपने संसदीय कार्य मंत्री बनाया, नंबर 1। नंबर 2, निधि ये बताइए, हम हिंदुओं की क्या कब्र बनती है? हम हिंदुओं को जलाया जाता है। कब्र जो है मुसलमानों की बनती है, क्रिश्चियंस की बनती है। उनको दफनाया जाता है, हमको जलाया जाता है। ये एक तकनीकी पॉइंट है। अच्छा, तीसरी बात यह है, जिस महिला ने कहा है वो महिला एक आदिवासी महिला है। अच्छा, हम लोग अपने देश के अंदर हमेशा सुनते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद, और इसमें कब्र, भाई देखिए, एक तो हिंदुओं की कब्र नहीं खुदती, तकनीकी रूप से गलत है, तो इसलिए कब तो खुदने का। अच्छा, उसने ये भी नहीं कहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी निंदा कर रहा हूं, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो आदिवासी महिला ने अगर कहा, उसने कहा आज खुलेगी नहीं तो कल खुलेगी, कभी ना कभी खुलेगी, खुदेगी। भाई निधि, एक चीज बताओ, तो मैं भी यंग हो, मैं तो वृद्ध हो गया हूं। मैं स्वामी प्रेमानंद को आजकल सुनता हूं, क्योंकि आजकल मैं संतों को सुनता रहता हूं, मेरे को बस टाइम बहुत रहता है। मैं संतों, एक वो संत हैं जो फर्जी संत हैं, जो कभी कह देते हैं कि वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, और वो फर्जी संत है। लेकिन असली संत मैं प्रेमानंद जी को मानता हूं। जब उनसे कोई पूछता है कि साहब मेरे बेटे की मौत हो गई या मौत से मुझे बड़ा डर लगता है, वो कहते हैं यार मौत तो अपने बेटे की डेथ हो गई। अरे सीधी सी बात यह है, ये शरीर जो है अखिल स्वामी का और निधि तिवारी का, ये वस्त्र है। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा था, भाई आत्मा है वो तो परमेश्वर परमात्मा से मिलनी है, ये तो शरीर है, ये तो शरीर जाना ही है।
अब कोई कहे कि अखिल स्वामी तुम्हारा शरीर जलेगा, आज नहीं तो कल जलेगा। हाँ, बिल्कुल जलेगा। भाई कब जलेगा ये भगवान जानता है, लेकिन कभी ना कभी तो जलेगा और जब मरेगा। और मृत्यु से अलावा सत्य कौन सा है? नंबर 2। नंबर 3, एक व्यक्ति था जिसने पार्लियामेंट के अंदर किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला कहा था और आज सबसे बड़ा प्रशंसक उसका बन गया है। एक पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने दूसरे पार्लियामेंट को कटुआ कहा था, क्या उसे कोई दंड मिला? क्या उसके लिए मोदी जी ने माफी मांगी? भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने माफी, एक गलत कहा था 2014 में उसने माफी मांगी, लेकिन ये तो एक आदिवासी महिला है और उसने अगर कहा है, अगर कानून में इसमें दंड का प्राविधान है, उसे जेल में डाल दीजिए। अरे एक महिला, बेचारी आदिवासी महिला जो कम पढ़ी लिखी होगी या जो होगी, मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड की, वो आरएसएस की महिला है या वो स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन अगर वो प्लांटेड है या नहीं प्लांटेड है, गलती है नहीं गलती है, कानूनी प्रावधान है तो उसे बंद कर दीजिए। जैसे आपने देखा बिहार के अंदर आरजेडी की मीटिंग हो रही है, मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद मंच पे एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक खड़ा हो जाता है, मोदी जी को गाली देता है और मोदी जी उसका पॉलिटिकल माइलेज उठाना शुरू कर देते हैं। तो सवाल यह है, मौत तो शाश्वत है, मौत तो होनी है, सबको मरना है। मोदी जी भी मृत्यु प्राप्त करेंगे, अखिल स्वामी भी मृत्यु प्राप्त करेंगे, सोनिया जी और राहुल गांधी सब मृत्यु को प्राप्त करेंगे। राम नाम सत्य है, सबको जाना है, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे अगर कोई दंड किया, उस महिला को दंड दीजिए, सोनिया गांधी काहे के लिए माफी मांग ले? अच्छा, उन्हें आप विदेशी नस्ल, कांग्रेस की विधवा, उसके बेटे को ये पता नहीं कौन सा विदेशी नस्ल का बछड़ा, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, उसके लिए आपने माफी मांगी क्या? क्या एक आपके गृह मंत्री साहब हैं, उन्होंने गालियों का उपयोग पार्लियामेंट के अंदर किया, क्या उन्होंने माफी मांगी? अरे भैया, कहीं गली कोचे में कोई अगर आदमी गुस्से में गाली दे दे तो उसके लिए सोनिया गांधी माफी मांगेंगी या मोदी जी माफी मांगेंगे? यह तो अजीब अनर्गल बात है। लेकिन वही है, रामलीला ग्राउंड की जो मीटिंग है, जो हमने देखी और मैंने देखी, और जिस प्रकार की अपार भीड़ मैंने देखी, तो मुझे लगा हिल गए हैं, अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उस मीटिंग में कहा, तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेके कहा कि बेटा तुम लोगों को जेल भेजूंगा, लगता है हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा है। मोदी जी तो अपना विदेश निकल गए, अब झेलना पड़ेगा। किरण रिजिजू को डर रहे हैं, कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। अमित शाह साहब को 102 बुखार हो गया, उनका हाथ कांपने लगा। अरे भैया, पार्लियामेंट में हो यार, बहुत तुम भी अनर्गल बातें करते हो, उनको भी करने दो यार, काहे उत्तेजित होती? एक महिला ने कह दिया, आदिवासी महिला ने, आदिवासी महिला से जाइए, संपर्क कीजिए और ये पता चलाइए सही में कांग्रेस की है या आरएसएस की है। अगर किया है, उसने गलती की है, वो माफी मांग लेती है, नहीं माफी मांगती है उसको जेल में डाल दीजिए 1-2 दिन की। ऐसा थोड़ी है 20 साल की जेल डाल देंगे अगर कोई मुर्दाबाद कह देता है, तो सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स ही जेल में चले जाएंगे। मुर्दाबाद तो हमारे देश के अंदर हर आदमी एक दूसरे को कहता है, और ये भी कहा जाता है कि मुर्दाबाद से उम्र बढ़ती है। इस तरह की जो नारे हैं वो लगते हैं, कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो ये कब्र खोदने वाले नारे लगाए जाते हैं। इतिहास इसका गवाह है, कई नेताओं के खिलाफ लगे हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, सबके खिलाफ इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जेपी नड्डा जैसे कद्दावर मंत्री, किरण रिजिजू जैसे मंत्री इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे पर संसद ठप हो। अब आप देखिए कि ये जो शेयर किया गया है वीडियो, अमित मालवीय के द्वारा शेयर किया गया है, उन्होंने क्या लिखा है और वीडियो शेयर करते हुए वीडियो में क्या है वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाती हूँ। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट
तो सर ये जो है नारेबाजी है और इसको लेकर के अमित मालवीय जो है वो क्या लिखते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। अमित मालवीय जो है वो लिखते हैं कि दिल्ली में अपनी फ्लॉप रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मोदी तेरी कब्र खोदेगी कि ये नारे लगाते हुए सुना गया। ये राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि सरासर व्यक्तिगत अपमान और खतरनाक उकसावा है। देश के लिए विचार, दृष्टिकोण या समाधान प्रस्तुत करने की बजाय कांग्रेस ने एक बार फिर से नफरत भरे नारों को ही अपनी राजनीति का एकमात्र रूप बना लिया है। अब ये मेरे को समझ नहीं आता सर कि जिस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है, क्या इसमें कोई कांग्रेस विधायक या क्या इसमें कोई कांग्रेस सांसद है या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है? इसमें तो कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता है, नेता है। अब उसको लेकर के देश की संसद में बवाल काटा जाए, ये कहाँ का लॉजिक है? देखिए, ये जो निधि कह रहे हैं ना, अमित मालवीय साहब की फ्लॉप रैली थी, मैं इनसे निवेदन करता, अगर ये 2 दिन पहले ये बात कहते, रामलीला ग्राउंड में आ जाते 100 पुलिस वालों के साथ, 100 आर्मी वालों के साथ आ जाते, क्योंकि मैंने देखा भाई गेट नंबर 2 से मैं अंदर गया, सामने जाके बैठ गया, वहां पे 11:30 बजे ये स्थिति हो गई कि गेट नंबर 2 में और गेट नंबर 3 में अनाउंस करना पड़ा पुलिस को कि साहब दरवाजे बंद कर दीजिए। पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए। इसके बावजूद ऐसे रेले आए कि दरवाजे कहाँ, पुलिस वाले कहाँ और सेवा दल के लोग कहाँ, सब दिखाई नहीं पड़े और रेले के रेले अंदर घुस रहे थे। अगर अमित वालिया वहां दिख जाते, भैया कुचल जाते, दिखाई ना पड़ते, इतनी ज्यादा रश थी, इतना ज्यादा वो था। तो अगर 150 वो भी लेके आ जाएंगे ना एनएसजी कमांडो, तो भी उस भीड़ को न झेल पाते। आग को, कानून को, पानी के प्रवाह को और जनता की भीड़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो मैंने तो वो प्रवाह वहां पे देखा है। महिलाओं ने अगर स्टेटमेंट देके कोई भी किसी के लिए भी मुर्दाबाद का नारे लगाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सामान्य आदमी हो, लेकिन मैंने तो देखिए भाई, मैं भी एक सरकारी अफसर रहा, कभी कभी मैंने कठोर निर्णय लिए, तो हुआ कि प्रशासन मुर्दाबाद, तो प्रशासन मुर्दाबाद, ठीक है यार, तुम्हारे को मुर्दाबाद कहने से थोड़ी हम मर लेंगे, लेकिन अगर मर भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी परेशानी है, मरना तो है ही, आज मरना है, कल मरना है। अरे मोदी जी, इतना मरने से क्यों डरते हो? मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, सबको मरना है, परमेश्वर के पास जाना है, जितनी जल्दी परमेश्वर के पास चले जाएं उतना अच्छा है। ये दूसरी बात है कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, बुरे लोगों को देर में बुलाते हैं। बिल्कुल सर, और ये जो मुद्दा उठाया गया है, मुझे तो बिल्कुल भी कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। कोई छोटा-मोटा नेता या कार्यकर्ता राहुल गांधी के बारे में उल्टा बोल जाए, गाली दे जाए, तो क्या ये डायरेक्ट अमित शाह और पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए? मुझे समझ नहीं आता। जैसे जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी जी माफी मांगे, सदन में मौजूद हैं, राहुल गांधी माफी मांगे, तो क्या इससे संसद में उठाया जा सकता है? इस प्रकार का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि वो होता है। और आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो गालियों की पूरी लिस्ट लेकर आते हैं और गिनाते हुए कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देश की सेवा के लिए बना हूं और जो पार्टी है वो मुझे गाली देती रहती है, लेकिन मैं अपने नेताओं को कहता हूं कि आप ज्यादा बुरा मत मानिए, हम देश की सेवा करते रहेंगे। तो फिर ऐसे मुद्दों पर संसद ठप क्यों की जा रही है? नहीं, हनुमानगढ़ वहां पे राजस्थान के अंदर हजारों किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको बंद क्यों कराया जा रहा है, जो कि गडकरी साहब के बेटे की वहां पे डिस्टिलरी लगाने का विरोध कर रहे हैं। आप जो है आदिवासियों के जंगल क्यों काटे चले जा रहे हैं? अगर आप जनता के हित में और जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप जनता को लूट रहे हैं। और जो मैंने रामलीला ग्राउंड में देखा है, वो जनता का क्रोध देखा है, जनता का आक्रोश देखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सरकार में हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कृपा करके जनता के बदलाव को नोट कीजिए। आसपास दिल्ली के कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो कि कांग्रेस शासित हो, और ये जितने लोग भी आए हैं, ये अपने पैसे से आए हैं, कोई पूंजीपति इनको पैसा नहीं दे रहा है। इतना ज्यादा प्रवाह अगर 10-15 लाख लोग अपना पैसा दे के आ सकते हैं, और इस एक्यूआई लेवल पे जहां 500 का एक्यूआई लेवल हो, कोहरा भीषण था, बहुत ज्यादा। मेरी पत्नी की तो तबीयत भी खराब हो गई, क्योंकि वो एक्यूआई की वजह से घर से बाहर निकलते नहीं है, बाहर निकले तो उनको सांस लेने में समस्या हो रही है। लेकिन ऐसा जीवन मत बनाइए, इस प्रकार की स्थिति मत बनाइए, जनता के क्रोध को समझिए। ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वही जयप्रकाश के नारे से जैसे सरकार हिली थी। एक साहब तो निकल गए विदेश, एक साहब को 102 का बुखार हो गया, किरण रिजिजू साहब जो गौमांस खाते हैं वो हमें उपदेश दे रहे हैं। तो मैं तो मोदी जी से निवेदन करूंगा, लौट के आइए, रिजिजू साहब को बाहर कीजिए। जब भी मैं रिजिजू साहब को देखता हूं, गौमांस खाने वाले को, मेरी भावना को ठेस पहुंचती है।
बिल्कुल सर, अब सवाल मैं पूछूँगी क्योंकि कल तो एक रैली हुई जिसको लेकर के खूब चर्चाएँ हुई और पूरे दिन चर्चा हुई। लेकिन दूसरी ओर जिस समय रैली हो रही थी, राहुल गांधी का भाषण खत्म ही हुआ था कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल लिया। बीजेपी ने ऐलान कर दिया अपने कार्यकारी अध्यक्ष का, और ये जो नाम सामने आया है, जो बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन, उन पर दांव खेला गया है बीजेपी के द्वारा। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, चुना गया है। ये फैसला भाजपा के संसदीय बोर्ड में कर लिया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जेपी नड्डा, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो नवीन को जो है जनवरी में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इनके नाम पर क्यों दांव खेला? क्योंकि इनका नाम तो कहीं दूर-दूर तक दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं, उसीलिए इन पे दांव खेला कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया, भजन लाल शर्मा को राजस्थान का बना दिया, जो पहली बार विधायक बने थे, और जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो जमानत जब्त हो गई थी, जिसकी वजह से सैनी साहब को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। जिस वजह से वहां पे गुजरात के अंदर जो पुराने जमे जमाए नेताओं को बाहर करके एक नए नवेले आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इसलिए उसी वजह से इनको भी अध्यक्ष बनाया गया है। भाई रबर स्टैम्प है, इन लोगों की क्या हैसियत है? अच्छा, बिहार के ये भी देख लेते हैं ये लोग। अब जैसे सैनी साहब हैं, उनकी 2% की पॉपुलेशन है हरियाणा के अंदर, वो जाटों को नहीं बनाने देना चाहते। भाई जाट की पॉपुलेशन ज्यादा है, दलितों की पॉपुलेशन ज्यादा है, गुजरों की पॉपुलेशन ज्यादा है, यादवों की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उनको वो बाहर कर देते हैं। तो उन्होंने 2% वाले को बना दिया। राजस्थान के अंदर ब्राह्मण जो है 5% है, इसलिए भजन लाल शर्मा को बना दिया। वहां भी जाट हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, दलित हैं, वहां पे हैं तो उनको किनारे कर दिया। तो इनकी तो ये आदत है। ये तो जहां जो सबसे माइनॉरिटी का आदमी होता है, अब ये जो हैं साहब जो नए अभी हैं 5-6 बार के विधायक हैं, कायस्थ हैं, और कायस्थों की पॉपुलेशन 1% है बिहार के अंदर, उस मामले में फिट बैठते हैं। अपनी कोई इनकी ऐसी है नहीं कि मोदी जी को कुछ कह पाएंगे, अमित शाह को कुछ कह पाएंगे। रबर स्टैम्प बन जाएंगे, भजन लाल शर्मा टाइप, मोहन यादव टाइप, उसी टाइप के रबर स्टैम्प बनेंगे। गुजरात लॉबी सारे निर्णय लेगी और ये साहब उसमें मोहर लगाएंगे। खैर वैसे ही तो हमारे नड्डा साहब भी थे। नड्डा साहब कौन से, उन्हें भी धक्का देके हमेशा किनारे कर दिया करते थे। तो ये तो धक्का भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तो वैसे ही पीछे पीछे चलेंगे। बिल्कुल सर, चाहे अध्यक्ष बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए या डिप्टी सीएम बन जाए, सारे जो रबर स्टैंप ही होते हैं, दिल्ली से ही सारी सरकारें चलती है, दिल्ली से ही सारे फैसले लिए जाते हैं, मोदी शाह ही सारे फैसले करते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। फिलहाल सर एक और खबर काफी ज्यादा चर्चा में है कि बिहार में कुछ लोगों को 10,000 रुपए वापस करने का नोटिस जारी हुआ है। चुनाव के वक्त जो बीजेपी और जेडीयू सरकार है उसने 10,000 रुपए भेजे थे, अब वापस मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि महिलाओं की जगह कुछ पुरुषों के खाते में भी 10,000 रुपए चले गए, अब उनसे वसूली की जा रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैसे तो वापस मांग ले रहे हैं और जिन्होंने खर्च कर दिए होंगे पैसे वो कहां से ला कर देंगे, और दूसरा ये कि अगर ये पैसे तो वापस मांग रहे हैं, वोट कहां से वापस करेंगे? नहीं नहीं, असली मुद्दा यह है कि पैसे क्या खुद लेने गए थे, ये कि इनके खाते में भेजे थे। अगर आपके खाते में कोई आदमी पैसा भेज दे तो आप पे मुकदमा कायम कर सकता है? नहीं कर सकता, आपसे केवल डिमांड कर सकता है। और उसके बाद भी गलती किसकी है, पैसे किसने भेजे थे? और ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं आपकी डिबेट में, जितने भी लोगों को, इनको दलितों से ये पैसा वापस मांगेंगे, ये यादवों से पैसा वापस मांगेंगे, ये ओबीसी से पैसा वापस मांगेंगे, ये मुसलमानों से पैसा, ये सवर्णों से नहीं मांगेंगे। ये भी 10,000 का लोन जो है सवर्णों के राइट ऑफ कर देंगे, कायस्थों के राइट ऑफ कर देंगे, ब्राह्मण और राजपूतों के और भूमियानों के माफ कर देंगे, ओबीसी दलितों से और मुसलमानों से वसूली कर लेंगे। और बाकी जो 2.25 करोड़ महिलाओं को नहीं दिया, उनको मिलने वाला भी नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने वसूली की है, वैसे ही बिहार में वसूली होगी। अब भैया वोट दे दिया, अब तुम जानो चिड़िया चुग गई खेत, अब हम क्या करें? झेलोगे तुम, मैं थोड़ी झेल रहा हूं। मैं तो अपना डिबेट कर रहा हूं निधि के साथ। बेटा तुमसे 10-10 हजार की जब वसूली होगी ना, तब पता चलेगा वोट कैसे बेच के आए हो। बिल्कुल सर, और बीजेपी तो जिस प्रकार की सरकार है, मुझे लगता है कि अब तक लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। लेकिन अब जब वोट चोरी हो रही है तो उसके आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, और कल की जो ऐतिहासिक रैली हुई है उसके बाद तो वो साबित हो चुका है कि किस प्रकार बीजेपी जो है वो चुनावों में वोट चोरी करती है, और जनता भी साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस प्रकार कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई और बहुत बड़ी रैली कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई और काफी सफल रैली
ये साबित हुई और सालों बाद इतनी बड़ी रैली जो है वो देखने को मिली कांग्रेस की, और जिसमें लाखों लोग एकत्रित हुए और उसके बाद आज संसद में उस रैली को लेकर के एक मुद्दा बना करके जिस प्रकार से हंगामा किया गया उसको लेकर आज हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।